हेलो, गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एकाधिकार के बारे में। एकाधिकार क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से अल्पकाल के अंदर और दीर्घकाल के अंदर जो एकाधिकारी फर्म होती है उसका संतुलन किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई करो अंडर मोनोपोली, एकाधिकारी फर्म का पूर्ति वक्र। तो जिस प्रकार से हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखा था, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर देखा था भाई, जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जो सीमांत लागत का जो ऊपर का जो हिस्सा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई करो बोलते हैं, पूर्ति वक्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो औसत घटती बढ़ती लागत, ये जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वक्र के ऊपर होता है। सीमांत लागत का वह भाग जो इससे ऊपर होता है फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, यानी कि यही क्या है, शॉर्ट रन जो फर्म का है सप्लाई कर होता है। क्योंकि औसत घटती बढ़ती लागत से कम कीमत पर फर्म को अपनी घटती बढ़ती लागत भी वसूल नहीं होती, यानी कि अगर इससे कम कीमत होगी तो उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, प्राइस यहाँ पर ओपी है, अगर इससे कम कीमत होगी तो उसको जो अपनी एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी क्या है, प्राप्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को बंद करती, कुछ टाइम के लिए बंद कर सकती है। तो इस प्रकार से जब तक फर्म को ये औसत वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी तब तक वो प्रोडक्शन जारी रखेगी, लेकिन जब इसके बराबर भी फर्म को प्राइस नहीं मिलेंगे तो फर्म क्या कर देगी, अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अगर इससे नीचे प्राइस चली जाती है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो इस प्रकार से जो भी ये एमसी करो का जो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इसी को हम बोलते हैं फर्म का सप्लाई करो बोलते हैं। लेकिन एकाधिकारी फर्म पर यह जो नियम होता है ये लागू नहीं होता। एकाधिकारी फर्म अपनी शक्ति के कारण मांग की दशाओं को देखते हुए अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करती है, यानी कि जो एकाधिकारी फर्म होती है वो अपनी मोनोपोली पावर के कारण जिस प्रकार से वस्तु की मांग होती है उसी उन्हीं दशाओं को देखते हुए अपनी वस्तु की कीमत का क्या करती है, वो निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से कोई भी जो फर्म होती है वो अलग अलग जो आपके क्रेता होते हैं उनसे अलग अलग कीमत वसूलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कीमत विभेद बोलते हैं। जो एक एकाधिकारी की क्या है, जो आप एकाधिकारी की क्या है, एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है। तो इसी के कारण जो आपका सप्लाई करो है, आपूर्ति वक्र है, वो अनिर्धारणीय बन जाता है, यानी कि उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एकाधिकारी फर्म होती है उसके अंदर कोई भी सप्लाई करो नहीं होता। इसके हम एक डायग्राम के थ्रू इसको हम देख सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हम दो मार्केट के दो पार्ट लेते हैं, ए और बी। दो मार्केट आपकी है ए और बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ये आपकी ए आर है और ये आपकी एम आर है। ये आपके मार्केट ए के औसत आय वक्र है और सीमांत आय वक्र है। जो ए आर डैश है और एम आर डैश है ये आपके क्या है, मार्केट टू की औसत आय वक्र है और सीमांत आय वक्र है। ये आपकी एम सी है, यानी कि जो सीमांत लागत वक्र है। तो हम देखते हैं जिस प्रकार से ए के अंदर हम देखते हैं मार्केट ए एक, या इनके जो डायग्राम है उसके ए पोर्शन के अंदर हम देखते हैं भाई, जब दिखाया गया कि वस्तु की ओ क्यू मात्रा की, जो आपकी वस्तु की ओ क्यू मात्रा है उसकी बाजार में ओ पी कीमत है, बाज़ार में कितनी है, ओ पी कीमत है। तो उसी मात्रा की बाज़ार टू में ए बाज़ार में तो उसकी ओ क्यू मात्रा की कितनी है, ओ पी कीमत है। और अगर बाज़ार टू की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर ए आर ये टू है, तो ए आर टू में इसकी जो कीमत है ओ पी वन है। तो इस प्रकार से अलग अलग दोनों बाज़ारों में क्या है, इसकी जो अलग अलग कीमत है वो वसूल की जाती है। इसी प्रकार अगर बी पार्ट में हम देखें तो ओ पी कीमत पर जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी ओ क्यू करवाई जाती है मार्केट वन के अंदर। एक के अंदर जो आपकी क्वांटिटी है वो ओ क्यू प्रोवाइड करवाई जाती है ओ पी कीमत पर। और इसी प्रकार अगर इसी कीमत पर हम देखते हैं तो जो मार्केट टू के अंदर जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू डैश प्रोवाइड करवाई जाती है इसी प्राइस पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आपकी जो कीमत है, जो क्वांटिटी है वो ए मार्केट के अंदर तो ज़्यादा है और बी मार्केट के अंदर वो क्या है, कम है। तो इस प्रकार से अलग अलग उनकी क्या है, कीमत निर्धारित की जाती है और एक ही कीमत पर अलग अलग जो वस्तुओं की मात्रा उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं, कीमत विभेद बोल सकते हैं।
तो इसका निहित अर्थ यह है कि एक एकाधिकारी फर्म एक ही कीमत पर वस्तु की विभिन्न मात्रा बेच सकती है या विभिन्न कीमतों पर एक ही मात्रा बेच सकती है। वस्तु के विभिन्न बाजारों में एक ही मात्रा के लिए भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं वह जो कोई भी फर्म है, जो एकाधिकार फर्म होती है, वो एक ही कीमत पर वस्तु की विभिन्न मात्रा बेच सकती है। इस प्रकार से इसी प्राइस पर ये आपकी OQ मात्रा बेच रही है और OQ1 भी मात्रा बेच रही है, और अलग अलग कीमत पर वो क्या है, एक ही उत्पादन की मात्रा बेच सकती है। जिस प्रकार से हमने देखा भाई P प्राइस पर भी वो OQ बेच रही है और P1 प्राइस पर भी OQ मात्रा ही बेच रही है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो आपकी जो मोनोपोली जो फर्म होती है वो भिन्न भिन्न जो कीमतें वसूल कर सकती है। तो इस प्रकार एकाधिकारी की स्थिति में एकमात्र पूर्ति वक्र का प्रश्न नहीं उठता। तो इस प्रकार जो एकाधिकारी फर्म होती है उसमें कोई भी सप्लाई करो नहीं होता। आगे जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिटर्मिनेटिंग मोनोपोली। या डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है? कीमत विभेद या भेदमूलक एकाधिकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसका अर्थ या डेफिनेशन देखेंगे। एकाधिकारी अपने उत्पादन की मात्रा अथवा उसकी कीमत, कोई भी जो एकाधिकारी होता है, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर कीमत विभेद किसे कहते हैं? कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु को एक से अधिक कीमत पर बेचा जाता है। यानी कि एक वस्तु है और उसको एक से अधिक कीमतों पर अलग अलग जो उपभोक्ता होते हैं उनको अलग अलग कीमतों पर वस्तुएं बेची जाती हैं। एक एकाधिकारी कई बार किसी वस्तु की विभिन्न उपभोक्ताओं या विभिन्न उद्योगों से अलग अलग कीमत ले सकता है। एकाधिकारी की इस कीमत नीति को कीमत विभेद कहते हैं, और जो एकाधिकारी ऐसा करता है उसे भेदमूलक एकाधिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपकी वस्तु की जो कीमत होती है वो अलग अलग जो उपभोक्ता होते हैं उनसे अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। कीमत विभेद का अर्थ है भिन्न भिन्न ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना, या एक ही उत्पादन की भिन्न भिन्न इकाइयों के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना। एकाधिकारी कई बार किसी वस्तु की विभिन्न उपभोक्ताओं से या विभिन्न उपायों के लिए अलग अलग कीमत ले सकता है। एकाधिकारी की इस कीमत नीति को कीमत विभेद कहते हैं, और जो एकाधिकारी ऐसा करता है उसे भेदमूलक एकाधिकारी कहते हैं। आगे अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग कोटशानी के अनुसार कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु विभिन्न खरीदारों को विभिन्न कीमतों पर बेची जाती है। यानी कि जो एक वस्तु होती है वो विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर आगे बेची जाती है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेद के प्रकार क्या होते हैं? अलग अलग जो आपकी कीमत विभेद होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिगत कीमत विभेद। जब एकाधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमत लेता है तो उसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। फिर आता है आपका इसके अंदर भौगोलिक कीमत विभेद। जब एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कीमतें लेता है तो उसे भौगोलिक कीमत विभेद कहते हैं। जिन स्थानों पर वस्तु के प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं वहाँ एकाधिकारी कम कीमत लेता है, और जिन स्थानों पर वस्तु के कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होते वहाँ पर अधिक कीमत लेता है। आगे आती है आपकी उपयोग कीमत विभेद। जब एकाधिकारी एक वस्तु के विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न कीमतें लेता है तो उसे उपयोग कीमत विभेद या व्यापार कीमत विभेद कहते हैं। जैसे बिजली के घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट दर अधिक होती है और व्यापारिक उद्योग के लिए जो पावर होती है उसकी दर जो कम होती है। फिर आती है समय के अनुसार कीमत विभेद। सार्वजनिक उपयोग के उद्योग एक ही उत्पादन को विभिन्न समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचते हैं। जैसे टेलीफोन विभाग देर रात या जल्दी सुबह तक की जाने वाली टेलीफोन कॉल के लिए कम रेट लेता है, परंतु दिन में जो टेलीफोन कॉल के लिए वो क्या करता है, हाई रेट लेता है। इनके समय के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आगे इसको कम या इनकी जो कीमत विभेद करता है। आगे आता है आपका कीमत विभेदीकरण की श्रेणियाँ। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसकी श्रेणी क्या है? तो जो आपके प्रोफेसर जो पीगू थी उन्होंने कीमत विभेद की जो श्रेणी होती है उनको 3 प्रकार थी अपनी बुक के अंदर। जो उनकी बुक थी इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर के अंदर जो आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो डिग्री थी उनको 3 भागों में बांटा है। तो होता आपका प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिर आपका दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण और तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण। एक होता आपका इसके अंदर तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण भी होता है। तो ये 3 टाइप्स में जो आपके प्रोफेसर पीगू थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के अंदर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया।
अब हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस प्रकार क्या होता है। फर्स्ट डिग्री प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण। प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसमें एक एकाधिकारी वस्तु की प्रत्येक इकाई की विभिन्न कीमतें वसूल करता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी प्रत्येक इकाई की वो क्या करता है, अलग अलग कीमतें वसूल करता है। प्रत्येक इकाई की उतनी कीमत निर्धारित की जाती है जितनी की उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार उसे कोई भी उपभोक्ता बचत नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर जो सरप्लस होता है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रथम जो श्रेणी का कीमत विभेदीकरण होता है वहाँ पर जो उपभोक्ता की बचत होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। फिर आता है आपका दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। द्वितीय श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी किसी वस्तु को विभिन्न कीमतों पर इस प्रकार बेचता है, यानी कि विभिन्न कीमतों पर वो इस प्रकार से बेचता है कि वस्तु की एक्स से कीमत अधिक देने के लिए तैयार लोगों को वह वस्तु एक्स की कीमत पर बेच देता है। कोई भी वस्तु मान लेते कोई वस्तु एक्स है, अगर उससे अधिक जो कीमत देने के लिए जो लोग तैयार होते हैं उनको एक्स कीमत पर वस्तु वो क्या कर देता है, बेच देता है। और इसके विपरीत उस वस्तु की एक्स कीमत से जो कम देने के लिए तैयार है उसको क्या है, वाई कीमत से अधिक देने के लिए तैयार लोगों को वह वस्तु वाई की कीमत पर बेच देता है। तो इस प्रकार से वस्तु की विभिन्न कीमतें उपरोक्त ढंग से निर्धारित की जाती हैं, इस प्रकार से जो हमने बताया है उपरोक्त ढंग से क्या है निर्धारित की जाती है। इस अवस्था में खरीदारों को कुछ उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख सकते हैं राज्य बिजली बोर्ड बिजली के उपभोग के लिए विभिन्न दर वसूल करते हैं। फिर आता है इसमें तीसरी डिग्री का विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री। तीसरी डिग्री का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी किसी वस्तु के कुल बाजार को दो या तीन समूह में बांट देता है। जो टोटल बाजार होता है किसी वस्तु का 2 या 3 समूह में उसको क्या कर देता है, वो बांट देता है। प्रत्येक समूह से विभिन्न कीमत वसूल करता है। इस प्रकार से एकाधिकारी घरेलू बाजार में किसी वस्तु की अधिक कीमत निर्धारित करता है तथा विदेशी बाजार में कम कीमत निर्धारित करता है। तो इसे तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण कहा जाएगा। और हम देखते हैं जो रियल लाइफ होती है, वास्तविक जीवन होता है, उसमें इसी प्रकार का जो कीमत विभेदीकरण है वो होता है। आगे हम देखते हैं कीमत विभेद की शर्तें या कीमत विभेद कब संभव हो सकता है। जो आपका कीमत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए या कब वो संभव हो सकता है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है एकाधिकार का अस्तित्व, यानी कि कीमत विभेद जो आपका वो भेदमूलक एकाधिकार भी कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत विभेद तभी हो सकता है जब बाजार में एकाधिकार हो, यानी कि जो जब बाजार के अंदर एकाधिकार हो तभी का आपका कीमत विभेद है वो क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। फिर आप होता आपका पृथक बाजार। भेदात्मक एकाधिकार के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक बाजार होने चाहिए जिन्हें एक दूसरे से पृथक रखा जा सकता है, यानी कि जो बाजार होने चाहिए 2 या 2 से अधिक बाजार होने चाहिए जिनको एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब एक और वस्तु की एक इकाई सस्ते बाजार से महंगे बाजार में हस्तांतरित न हो सके, यानी कि मान लेते हैं भाई एक बाज़ार में तो वही वस्तु सस्ती मिल रही है और दूसरे बाज़ार में वही वस्तु महंगी मिल रही है, तो इस प्रकार से उन दोनों का क्या ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, हस्तांतरित नहीं होना चाहिए। वस्तु की एक इकाई सस्ते बाज़ार से महंगे बाज़ार में हस्तांतरित न हो तथा दूसरी ओर क्रेता महंगे बाज़ार से सस्ते बाज़ार में नहीं जा सके और न ही जो क्रेता होते हैं वो महंगे बाज़ार से सस्ते बाज़ार में जा सके। अर्थात वस्तु की इकाई को सस्ते बाज़ार से महंगे बाज़ार में हस्तांतरित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वस्तु कम कीमत के बाज़ार से खरीदी जाएगी और ऊंची कीमत के बाज़ार में पुनः बेच दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो एकाधिकार को बनाए नहीं रखा जा सकता। फिर आता आपका मांग की लोच में अंतर। कीमत विभेद उस समय संभव होता है जब विभिन्न बाज़ारों में पाई जाने वाली मांग की लोच विभिन्न होती है। यदि ऐसा होता है तो एकाधिकारी मूल्य निरपेक्ष मांग वाले बाज़ार में अधिक कीमत निश्चित करता है, इनके जहाँ पर मांग की लोच कम है वहाँ पर वो क्या करता है, अधिक मूल्य निश्चित करता है, और जहाँ पर मांग की लोच अधिक है वहाँ पर क्या वस्तु का कम मूल्य निर्धारित करता है। ऐसा करने से उसकी जो कुल आय होती है वो इनकी में वृद्धि होती है क्योंकि मांग से अधिक परिवर्तन नहीं होता। यदि भिन्न भिन्न बाज़ारों में मांग की लोच एक जैसी हो तो कीमत विभेद संभव नहीं हो सकता। फिर आता बाजार के विभाजन और उपविभाजन पर खर्चा न्यूनतम। एकाधिकारी वस्तु बेचने के लिए बाजार को जो विभिन्न वर्गों में बांटता है उस पर खर्चा कम से कम होना चाहिए। यदि खर्चा वस्तु की कीमत की लोच को समाप्त करता है तो उसका कीमत विभेद का लक्ष्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज्ञा द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू ऑर्डर,
यदि कोई उपभोक्ता किसी उत्पादक या विक्रेता से वस्तु आज्ञा देकर बनवाता है, ऑर्डर देकर बनवाता है, तो विक्रेता के लिए कीमत विभेद संभव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़े सोफ़ा सेट मान लो 5,000 का बेचता है, पर ऑर्डर देकर बनवाने वाले ग्राहक से उस किस्म के सोफ़ा सेट के लिए वो 6,000 रुपये भी ले सकता है। आगे होती है आपकी कानूनी स्वीकृति। कुछ दशाओं में कीमत विभेद को कानूनी स्वीकृति मिली होती है। उदाहरण के लिए बिजली कंपनी घरेलू उपयोग के लिए बिजली सस्ती दर पर और औद्योगिक उपयोग के लिए महंगी दर पर प्रदान करती है। अब यदि ग्राहक सस्ती बिजली औद्योगिक उपयोग में लगाता है तो उस पर जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार रेलों में दूसरे दर्जे का टिकट लेकर कोई भी मुसाफिर पहले दर्जे में सफ़र नहीं कर सकता। फिर इसके अंदर आता है वस्तु विभेद। एक अधिकारी एक वस्तु की पैकिंग, नाम, लेबल आदि में परिवर्तन करके विभिन्न किस्मों के रूप में विभिन्न कीमतों पर बेच सकता है, यद्यपि उसकी क्वालिटी एक जैसी हो सकती है। फिर आता उपभोक्ताओं का व्यवहार। कई बार उपभोक्ताओं के व्यवहार के कारण भी कीमत विभेद करना संभव होता है। उदाहरण के लिए कुछ उपभोक्ता केवल चंडीगढ़ सेक्टर 17 की दुकानों में ही वस्तुएं खरीदना सम्मानजनक मानते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी विक्रेता की दुकान 17 सेक्टर में तथा दूसरी 30 सेक्टर में हो तो वह एक सी वस्तुओं को 17 सेक्टर वाली दुकान का अधिक कीमत में तथा 30 सेक्टर वाली दुकान का अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचेगा। कई बार उपभोक्ता की सुस्ती के कारण उन्हें एक वस्तु की विभिन्न कीमतों के विषय में ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, विभिन्न कीमतें देते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो कीमत विभेद है वो संभव हो सकता है। आगे हम देखते हैं जो आपका कीमत विभेद है वो कब लाभदायक हो सकता है। उनकी किन स्थितियों में जो आपका कीमत विभेद है वो कब लाभदायक हो सकता है। जो आपका कीमत विभेद है उस समय लाभदायक होता है जब मांग की लोच एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में भिन्न हो, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट बाज़ार के अंदर जो मांग की लोच होती है वो क्या हो, अलग अलग हो। मान लेते हैं अगर दोनों बाज़ारों के अंदर जो मांग की लोच बराबर है तो एकाधिकार को इन दोनों बाज़ारों में कीमत विभेदीकरण से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जब दो बाज़ारों में मांग की लोच समान होती है तो इन दोनों में सीमांत आय भी समान होगी, यानी कि जो उनकी मार्जिनल जो सीमांत आय होती है MR होती है वो भी क्या होगी, दोनों बाज़ारों में समान होगी। इसके विपरीत यदि दोनों बाज़ारों में मांग की लोच भिन्न है तो दोनों में वस्तु की जो सीमांत आय है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। एक बाज़ार में सीमांत आय अधिक होगी तो दूसरे बाज़ार में कम होगी। इस अवस्था में वस्तु को समान सीमांत आय वाले बाज़ार से निकालकर अधिक सीमांत आय वाले बाज़ार में विभिन्न कीमत पर बेचने से लाभ होगा, यानी कि जब जिसमें सीमांत आय कम है उसमें से वस्तु को निकालकर ज़्यादा सीमांत आय वाले बाज़ार में बेचने से क्या होगा, जो लाभ है वो अधिक होगा या वहाँ पर कीमत को है ज़्यादा मिल सकती है। इस प्रकार दोनों बाज़ारों में वस्तु की मांग की लोच में अंतर होने से कीमत विभेदीकरण लाभदायक हो सकता है। तो आपका जो कीमत विभेदीकरण किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हम MR वो किसके बराबर होती है आपकी AR इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से ये आपका जो MR को निकालने का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इसी के अंदर जो दो मार्केट लेते हैं, इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं। दो मार्केट है A और B। एक मार्केट में आपकी दोनों मार्केट में जो प्राइस है वो क्या होती है आपकी, सेम है 10। यहाँ पर हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच A बाज़ार के अंदर 2 है और B के अंदर क्या है 5 है। तो इनको अगर हम आगे सॉल्व करके देखते हैं तो अगर MR निकालते हैं A मार्केट के अंदर तो A जो आपका फॉर्मूला है वो आप MR निकालने का फॉर्मूला AR इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 और ED। तो इसी प्रकार से 10 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कितनी है, बाज़ार के अंदर 2 है, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 10 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, यानी कि यहाँ पर जो आपकी MR है A मार्केट की जो MR है वो कितनी है 5 निकल कर आ जाती है। इसी प्रकार हमारे B की निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी 8 निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी A मार्केट के अंदर जो MR है वो क्या है, कम है और B के अंदर ज़्यादा है। तो कोई भी आपका जो आपका विक्रेता होता है वो A मार्केट से तब तक अपनी गुड्स को B मार्केट में बेचता रहेगा जब तक उन दोनों की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बराबर नहीं हो जाती, यानी कि मार्केट MR है वो जो मार्जिनल जो रेवेन्यू होता है A मार्केट का और B मार्केट का, दोनों का जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक वो क्या है A मार्केट से वस्तुओं को निकालकर B मार्केट के अंदर वो बेचता रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसा करने से उसको क्या होगे, लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे भाई किस प्रकार से प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है आपके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम अंडर डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली।